आज हम इस कालांश में नाभिक का जो आवेश है उसका वितरण किस प्रकार से है, नाभिकीय संवेग कोणीय संवेग का मान क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, नाभिकीय आवेश के लिए किए गए प्रयोग, हाफ स्टैंडर्ड प्रयोग के परिणाम क्या हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रॉबर्ट हॉफस्टाडर तथा उसके साथियों द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रेक्षण तथा रदरफोर्ड के द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक मानों में एक साम्य पाया गया। अर्थात हॉफस्टाडर प्रयोग में जो रिजल्ट आए उन रिजल्टों की तुलना जो थ्योरेटिकल मान रदरफोर्ड मॉडल से आए उनसे की गई, तो दोनों में काफ़ी हद तक समरूपता पाई गई है। अतः इस कारण की जो नाभिकीय आवेश का वितरण किस प्रकार है उस पर चर्चा की गई है। इस प्रयोग में त्वरक से प्राप्त ज्ञात ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को विक्षेपकों की सहायता से प्रकीर्णन क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्रोत है, यहाँ अवरोधक है, उनकी दिशा मोड़ने के लिए है, ये विक्षेपक हैं। इन विक्षेपकों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन का जो पथ है उसको परिवर्तित करके एक प्रकीर्णन कक्ष पर जो टारगेट मेटल है, टारगेट है, उस पे आपतित किया जाता है तथा विभिन्न एंगलों पर विभिन्न डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन के लिए इलेक्ट्रोस्कोप होता है ताकि वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उनका कैलिब्रेशन करके ये बताता है कि किस डायरेक्शन में किस एंगल पर कितनी संख्या में स्कैटरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की स्कैटरिंग हो रही है। तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों को विक्षेपकों की सहायता से प्रकीर्णन कक्ष में प्रवेश कराया जाता है, जहाँ पर ये स्वर्ण पन्नी पर स्वर्ण गोल्ड फॉइल है पर लंबवत आपतित होते हैं तथा पन्नी से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मापन विभिन्न प्रकीर्णन कोण पर इलेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर कहें में किया जाता है कि यानी कि कितनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में किस एंगल पर प्रकीर्णित हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो हॉफस्टाडर प्रयोग की जो आउटलाइन है, जो उपकरण है, तो कुछ इस प्रकार है। स्रोत हैं, ये विक्षेपक हैं, ये पूरा प्रकीर्णन कक्ष है, यहाँ पर टारगेट गोल्ड फॉइल है और ये विश्लेषक है, एनालाइजर है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के इस प्रकीर्णन को इलेक्ट्रॉन फोटोन कॉम्पटन प्रकीर्णन की तरह प्रत्यास्थ मानते हुए प्रतिक्षिप्त नाभिक की ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर यह संकल्पना प्रयोग में ली गई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में जो स्कैटरिंग हो रही है, जो कोलिजन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन फोटोन जो कॉम्पटन इफेक्ट में होता है कुछ वैसा ही है। यानी कि पूर्णतः प्रत्यास्थ मानते हुए जो रिकॉइल न्यूक्लियस है उसकी ऊर्जा का मापन किया जाता है। माना यदि m प्रकीर्णक नाभिक का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक ऊर्जा E0 है तथा थीटा प्रकीर्णन कोण है, तो प्रतिक्षिप्त नाभिक की ऊर्जा En होगी। ये कॉम्पटन इफेक्ट से ज्ञात की जाती है। तो En बराबर E0 स्क्वायर अपॉन M0 C स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोष्टक 1 प्लस E0 अपॉन MC स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस थीटा कोष्टक।
इसे हमने समीकरण नंबर दे दिया है 1। तथा जब En ऊर्जा रिकॉइल न्यूक्लियस की होगी तो जो प्रकर्णित इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा होगी E बराबर इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक ऊर्जा माइनस से न्यूक्लियस प्रक्षिप्त न्यूक्लियस की ऊर्जा E बराबर E0 माइनस En। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। तो हॉफस्टेटर ने इसी प्रयोग को विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों तथा अलग अलग तत्वों के साथ किया। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में भी वेरिएशन रखा, साथ ही साथ अलग अलग तत्वों पे किया तथा प्रायोगिक परीक्षण के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिस निष्कर्ष पर पहुँचे वो निष्कर्ष है कि यदि नाभिक के आवेश घनत्व एकांक आयतन में जो आवेश का मान है वो होता है, तो बात नाभिक की हो तो यदि नाभिकीय आवेश घनत्व को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाए तो सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मानों में उच्च सहमति पाई जाती है। यानी उन्होंने एक आनुभविक आधार पर एक सूत्र व्युत्पन्न किया और उस सूत्र के द्वारा यदि आवेश घनत्व ज्ञात किया जाए तो सैद्धांतिक मान है और प्रायोगिक मान है, दोनों के रिजल्ट काफ़ी हद तक एक जैसे हो जाते हैं। तो वो जो सूत्र था वो है रो आर बराबर रो जीरो प्लस 1 प्लस ई की पावर आर माइनस कैपिटल R0 अपॉन ए। इस समीकरण को हमने 3 नंबर दे दिया है। यहाँ पर रो जीरो नाभिक के केंद्र पर आवेश घनत्व है, R0 नाभिक के केंद्र से वह दूरी है जहाँ पर रो आर का मान केंद्र पर आवेश घनत्व रो जीरो का आधा रह जाता है। यानी वह दूरी जहाँ पर आवेश घनत्व का मान रो जीरो बाई 2 होता है, वह दूरी को कैपिटल R0 दूरी कह रहे हैं। नाभिक के सतह की मोटाई वह मान है जहाँ पर नाभिक के आवेश घनत्व का मान रो जीरो का 90% से घटकर 10% रह जाता है। यानी कि वह डिस्टेंस जिसमें रो जीरो का मान 0.9 रो जीरो से घटकर 0.1 रो जीरो रह जाए तो वह जो मोटाई है वो नाभिक की सतह की मोटाई कहलाती है। इसका मान लगभग 4.4 A प्राप्त होता है। इसमें नाभिक का आवेश घनत्व इसके केंद्र से कुछ दूरी तक स्थिर रहता है तथा फिर धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाता है। तो जो लेखाचित्र जो ग्राफ प्राप्त होता है आवेश घनत्व और डिस्टेंस के साथ वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। ये आवेश घनत्व एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है। तो जब r बराबर 0 होता है तो आवेश घनत्व का मान मैक्सिमम है रो जीरो। जब आवेश घनत्व का मान रो जीरो बाई 2 हो जाता है तो ये जो डिस्टेंस है ये R0 होगी तथा जब आवेश घनत्व का मान 0.90 से घटकर 0.10 रह जाए तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसकी मोटाई होगी। ये मोटाई 4.4 A के बराबर मानी जाती है। R0 को यहाँ पर जब आवेश घनत्व का मान सेंटर के आवेश घनत्व का आधा हो जाता है तो उस डिस्टेंस को नाभिक की त्रिज्या माना जा सकता है। यह जम्पशन लिया गया है तो R0 को नाभिक की त्रिज्या माना जा सकता है। इस विधि से प्राप्त नाभिक की त्रिज्या तथा R बराबर R0 A की पावर 1/3 सूत्र से प्राप्त परिणामों में समानता पाई गई है। अतः इससे हॉफस्टेटर प्रयोग है ना उसकी वैधता सिद्ध होती है।
हाफ स्टेटर प्रयोग के कुछ ये अलग अलग तत्वों पे किए गए परिणामों के वो ग्राफ हैं। तो ये नाभिक आवेश घनत्व एक्सिस है, ये नाभिक के केंद्र की दूरी है। तो ये ऑक्सीजन के लिए प्राप्त होता है, ये सिल्वर Ag109 के लिए है, और ये नीचे वाला है वो लेड 208 है। यानी कि ज्यों ज्यों ए का मान बढ़ता है, ये जो ग्राफ है इसके प्लेटों की वैल्यू, इसके पठार की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ज्यों ज्यों ए का मान बढ़ेगा आर की वैल्यू बढ़ती है, रेडियस की वैल्यू बढ़ती है। तो रेडियस की वैल्यू बढ़ने के कारण इसका जो प्लेटो रीजन है उसकी चौड़ाई है वो बढ़ती है, क्योंकि नाभिक से केंद्र की दूरी बढ़ेगी। जहाँ पर रो बराबर रो 0/2 होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो कुछ इस प्रकार के ग्राफ आते हैं, और इन ग्राफों का सैद्धांतिक मानों जैसे r बराबर r0 a⁴ से तुलना करते हैं तो दोनों में उच्च कोटि का साम्य पाया जाता है। अतः इससे हाफ स्टेटर प्रयोग है उसकी वैधता सिद्ध होती है। हमारा अगला नेक्स्ट बिंदु है नाभिकीय कोणीय संवेग। संवेग किसी कण के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। कोणीय संवेग वेग का उस अक्ष के प्रति जो आघूर्ण है, संवेग का उस अक्ष के प्रति आघूर्ण है, संवेग तथा उस अक्ष से उसकी लंबवत दूरी का जो गुणनफल है वो कोणीय संवेग होता है। तो नाभिकीय कोणीय संवेग की अवधारणा के लिए परमाणुओं के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाओं को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए एक नेज कोणीय संवेग की कल्पना की गई थी। यानी कि स्पेक्ट्रम में रेखाओं पर जो सूक्ष्म संरचना पाई जाती हैं उनकी व्याख्या के लिए इलेक्ट्रॉन के एक खुद के कोणीय संवेग की संकल्पना की गई थी। उसी प्रकार स्पेक्ट्रम की अति सूक्ष्म संरचनाओं को, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए नाभिक के नेज कोणीय संवेग की कल्पना पाउली ने की थी। फाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की कल्पना की गई थी, तथा हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए नाभिक के नेज कोणीय संवेग की कल्पना पाउली के द्वारा की गई। तो वर्णक्रम स्पेक्ट्रम की अति सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नाभिक के नेज कोणीय संवेग से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण तथा परमाणुओं में स्थित इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की अन्योन्य क्रिया के द्वारा की जा सकती है। इस परिकल्पना के अनुसार नेज कोणीय संवेग J दो भागों से मिलकर बना है। उसमें पहला भाग है कक्षीय कोणीय संवेग L तथा दूसरा भाग है प्रचक्रणीय कोणीय संवेग S। तो कक्षीय कोणीय संवेग अवयव के किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय गति के कारण उत्पन्न होता है। इसका जो निरपेक्ष मान है L की वैल्यू L बराबर √L L+1 H क्रॉस से दिया जाता है। यहाँ पर L है वो कक्षीय क्वांटम संख्या है, जबकि प्रचक्रणीय कोणीय संवेग कण के स्वयं के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष प्रचक्रणीय गति के कारण उत्पन्न होता है, जहाँ पर मॉडुलस ऑफ S बराबर √SS+1 H क्रॉस, और H की वैल्यू होती है वो हाफ होती है। तब नाभिक का कुल जो कोणीय संवेग है वो J बराबर L+S से दिया जाता है। यानी कि कुल कोणीय संवेग कक्षीय कोणीय संवेग तथा प्रचक्रणीय कोणीय संवेग के योग के बराबर होगा। यदि
ए सम यानी द्रव्यमान संख्या सम है तथा साथ ही साथ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भी सम हो तो इस प्रकार के नाभिकों का कुल कोणीय संवेग शून्य होगा। यदि ए सम है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भी विषम है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी विषम है, तो इस प्रकार के नाभिकों के लिए कुल कोणीय संवेग का मान पूर्णांक होगा। यदि ए विषम है तो कुल कोणीय संवेग अर्धपूर्णांकी होगा। इस प्रकार हम नाभिक के कोणीय संवेग को ज्ञात कर सकते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान संख्या कितनी है। क्या नाभिक का कोणीय संवेग शून्य होगा, पूर्णांक होगा या अर्धपूर्णांकी होगा, ये उसकी द्रव्यमान संख्या से ज्ञात होगा।